फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। अभी एमपीएसबी ग्रुप 5 के जो है फॉर्म फिल ही हो रहे हैं और एक और बहुत ही अच्छी न्यूज आ गई आपके लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेस हों देश भर में, या फिर ईएसआईसी हों, या जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर 10 जगह लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है तो आपको एक फॉर्म ही अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो देखो कितना सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप ग्रुप 5 की तैयारी कर ही रहे हो और साथ ही साथ इसका भी एग्जाम आ गया है। तो वो सब जानकारी जो आपको चाहिए कि आवश्यक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है और कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है और कौन कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डीएमएलटी वाले, बीएमएलटी वाले, अलग अलग तरह की लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल कैडर में ओटी टेक्नीशियंस, नर्सिंग कैडर में, मतलब सारी तरह की 65 पोस्ट्स हैं। ये बहुत बम्पर वैकेंसी है। तो चलिए वन बाई वन अपन जानते हैं जो जो आपको आवश्यकता है जानने की। जैसे ही हम गूगल पे जाते हैं, ओपन करते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि ऑफिशियल पेज ओपन होने के बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो ये देखो न्यू कॉलम में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE आ रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एक आपकी विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप देखते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लाइव एडवर्टाइजमेंट है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स पूरा ओपन हो जाएगा। फिर इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट ओपन हो जाएंगी। नीचे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट, तो जो आपकी आवश्यक जानकारी है ये ओपन हो जाती है पूरी की पूरी PDF कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। चलिए इसमें क्या क्या खास बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये 7/1/2025 का एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है और 2024 में ही इसका जो है पोस्ट सैंक्शन हो चुकी थी। कुछ आवश्यक ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए, आप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपके जो फॉर्म हैं वो कब से फिल होना चालू हो जाएंगे, कब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन का। तो डेट देखिए आप 7/1/2025 से 31/1/2025 तक है। डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एज अलाउड, आपको 12 फरवरी से लेके 14 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगर एडमिट कार्ड जो है किस डेट में इशू होगा, तो ये एज पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम कंडक्ट होना है उसके जस्ट पहले आपको जो है एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में उसको नोटिफाइड किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जानना आपको 26 फरवरी से 28 फरवरी, और इसी टाइम पे जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका कहाँ पर होने वाला है, एमपीएसबी ग्रुप 5 में होने वाला है। तो आपको ये दुगनी खुशी है कि आपके जो है एग्ज़ाम दोनों डेट में एक साथ होना है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हाईलाइट कर देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होने वाला है। तो साथ ही साथ जब हम एमपीएसबी ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो क्यों ना इस फॉर्म को डालें। चलिए आगे की डेट्स के बारे में अपन जान लेते हैं और क्या क्या जानकारी है। ये पूरे कंटेंट्स दिए गए हैं आपके, इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन प्रोसेस है पेज नंबर पे, एज रिलैक्सेशन 6 नंबर पेज पे, सर्टिफिकेट 9 नंबर, ये सब आप आराम से रीड कर सकते हो। आप फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आवश्यक जानकारी आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा। ये देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस सबसे पहला सेक्शन है। ऑल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर द वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट एज पर द अबव डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट पे आपको करना है, तो आप देख लीजिए www.aimsexam.ac.in पे जो भी फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखता है वो इस पे फिल कर सकता है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम, द एस्पायरिंग एप्लीकेशन सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट दियर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको क्या करना है, केवल ऑनलाइन मोड से ही करना है।
द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट, बता दिया मैंने, एज पर क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेसिफाइड अंडर इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको डेट का हमेशा याद रखना है, जो मैंने आपको डेट बताई है। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। ऑल पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली एंड द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड द सर्विस कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइज विल बी एप्लीकेबल दिस DRA इज फॉर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विदाउट एनी स्क्रूटनी और द एलिजिबिलिटी टू पास। ये पॉइंट में, ये पूरे 3 वाले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि एम्स दिल्ली जैसे हमारा MPSB परीक्षा कंडक्ट कराता है, उसमें सारे आपके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं MP के वो आ जाते हैं और DHS आ जाता है। सेम एम्स दिल्ली जो है वो परीक्षा कंडक्ट कराएगा, लेकिन स्क्रूटनी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और नंबर ऑफ पोस्ट की जिम्मेदारी संबंधित रहेगी। मान लो जैसे भोपाल है या ESIC का कहीं पे है, आपका रायपुर है, कहीं पे भी जो भी एम्स है उसकी जिम्मेदारी रहेगी, तो ये आप याद रखना। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट ऑफ द एप्लीकेंट मे नॉट बी एलिजिबल फॉर एवरी पोस्ट अंडर ए ग्रुप फॉर द विच ऑफ द CEC अप्लाइड ऑफ द सेम इन द डिपेंडेंट अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्टेड। ये चौथे नंबर का पॉइंट जो बोला जा रहा है कि आपको पहले इंश्योर हो जाना है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑल एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, पढ़ दिया मैंने। छठवां जो पॉइंट है, द क्रूशल डेट ऑफ द फॉर डिटेनिंग एलिजिबिलिटी, ये छठवां पॉइंट ये बोला जा रहा है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें उसके पहले आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चलिए इसमें कुछ नया नहीं है। 7वां पॉइंट पढ़ते हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑफ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन द DRA विल बी एप्लीकेबल इंटरेक्टिव। चलो कुछ नहीं है। रीजन ऑफ रिजेक्शन स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं, तो अपन स्टेटस इन द ओनली फॉर द कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड करेक्शन ड्यूरिंग स्टेटस in registration or completion of the application form only for those who had made payment. The added panel will be available as notified applicants may not the further of the corresponding will not be entertained in this regards। तो साफ साफ दिया गया है आपको, जब तक आपकी जो फीस सबमिट नहीं हो जाती तब तक आप फॉर्म फिल करने के मतलब फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका वो कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी हैं। जो आवश्यक है आपको जानने वाली चीज़ें हैं वो है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर द गाइडेंस मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। जब भी आप ऑनलाइन से भरने जाओगे तो जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, जो आपकी इमेज चाहिए, जो आपकी फ़ोटो चाहिए, वो थंब चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली सीन होनी चाहिए। जनरल लिंक्स एंड आर विजुअल क्लियरली इन द प्रीव्यू एट द टाइम ऑफ द फिलिंग आउट ऑफ द एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन मोड। पहले ही मैंने बता दिया है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ आ जाती है वो है चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ चॉइस। आपको कैसे करना है, तो नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ ज़्यादा है सबसे पहले वहाँ फिल करना है, या अगर आप चाहते हो कि आपको नियर बाई कोई चीज़ चाहिए तो आप वहाँ फिल कर सकते हैं। तो आप देखने में ये आया कि CRE 2024 ये कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन चॉइस विल बी इनवाइटेड ऑफ द लेटर स्टेज फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये केवल एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आपको मेरिट में नाम दे देगा, बाकी वेटिंग में नाम देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पहले कहाँ भरना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जब सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है, 10 साल का, 5 साल का, 12 साल का, 14 साल का। तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी रेपुटेटेड लैब से होना चाहिए। ये पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ द इंटायर एक्सपीरियंस क्लेम्ड क्लियरली मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डेट मंथ और ईयर प्रॉपरली होना चाहिए आपका। फिर अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम वहाँ पे अगर तैयारी कर रहे हो और आप फॉर्म भरना चाह रहे हो, जिस भी संस्थान में अगर आप वर्क कर रहे हो गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको एक आवेदन देना पड़ेगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं उसमें लैब टेक्नीशियंस के लिए या टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। वरना क्या होगा, अगर आप एग्जाम दे देंगे और बाद में आपकी संस्था की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो दोस्तों आप बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे आप। इसमें कोई आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है नहीं। तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहे MPSB ग्रुप 5 का क्यों ना हो या CRE का क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, एज रिलैक्सेशन। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में पहले ही बता देता हूं मैं कि एज रिलैक्सेशन जो आपका पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के
इंस्टीट्यूट में अगर आप वर्क कर रहे हो तो ही आपको एज पर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी भी कैटेगरी के हो आप। स्टेट में अगर वर्क कर रहे हो तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला सेंट्रल की एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही टेक्निकल ऑफिसर का फॉर्म डालना चाहा, लेकिन हमारी एज जो है निकल चुकी थी, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए, अब ये तो आप समझते हो, इसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब जिस पॉइंट पे अपन सीधे बात करने वाले हैं वो पॉइंट है आपका एप्लीकेशन फीस। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये है और एससी एसटी और कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें फ़ीस बहुत भरी जाती है, क्योंकि फी सैलरी भी 90,000 होती है, 65,000 होती है। तो कोई बात नहीं, एक बार आप दे सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है। और ये कैसे करना है आपको? कैंडिडेट कैन बी पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फी इफ एनी एज एप्लीकेबल विल बी पेबल टू द बैंक ऑफ द कैंडिडेट। ये करना है आपको, ठीक है। तो अपन ने ये कर ली। अब डेट, सेंटर और एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन कर लेते हैं सेक्शन 5 में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहले ही मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों कि इन जनरल द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कौन सा एग्जाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इज प्लान टू बी कंडक्टेड बिटवीन 26 से 28 फरवरी, लेकिन फिर भी ये टेंटेटिवली है। टेंटेटिवली का मतलब ये है कि हो सकता है कि थोड़ा आगे हो जाए और हो सकता है कि थोड़ा पीछे हो जाए। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन एनी मोड सीवीटी और रिटन टेस्ट at any other time with 10 days advance notice of the date and the mode examination depending upon the involving situation after closing date of the application। मतलब ये साफ साफ बोला जाता है कि अगर 26 से 28 के में कुछ चेंजेस होता है तो एम्स जो दिल्ली करा रहा है एग्जाम, वो बिल्कुल पावर रखता है कि वो 10 दिन पहले आपको नोटिफाई करे और बताए कि हाँ हम इस डेट में करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन ऑल मेजर स्टेट्स यूटी ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया की सीधी सी बात है लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर, यहाँ पे एग्जाम ये हो सकता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं हम एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था। एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पेक्टेड पोस्ट ऑफ द ग्रुप, हाउएवर सिटी स्टेट विल बी नोटिफाइड 7 days इन द एडवांस ऑफ द इशू एडमिट कार्ड। क्या बोल रहा है ये? सीधा सा बोल रहा है कि 3 दिन पहले तो आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे और नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि कौन सा शहर आपको मिल रहा है, वो कितने दिन पहले, वो 7 days पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये सब हो गया आपका पैटर्न, स्कीम, सिलेबस और एग्जामिनेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एप्लीकेंट्स को जानना कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सीवीटी हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, नंबर शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में कोई नंबर शो होने वाले नहीं हैं, पर ये अच्छा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये आपको पॉइंट पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स, जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। 100 MCQs होंगे, 400 नंबर के होंगे। 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। 25 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 मार्क्स जो रहेंगे आपके, वो कैसे रहेंगे? आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग रहेंगे, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। 18 मिनट प्रत्येक को दिए जाएंगे, तो 18 पंचे 90 हो गए आपके। वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेंट 20 क्वेश्चन फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ऑफ द ड्यूरेशन, बता ही दिया मैंने। यू विल बी अलाउड ओनली ऑफ द अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करेक्टली एक्टिव सेक्शन विल रिमेन एनेबल फॉर द सेट टाइम ऑफ द नेवर ऑफ द बैक अगेन। ये आप देख लीजिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में, आपको जितना भी एग्जाम है उसके बारे में बता दिया। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे पहले विवाद हुआ था कि इंग्लिश में ही किसी संस्थान का पेपर पूछा गया है, तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि वो माननीय कोर्ट के अधीन चला गया था मामला। अब जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में होने वाला है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होना। तो अब हिंदी वाले छात्रों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं समझ पाऊंगा, दोनों भाषाएं में होंगे। आप कोरिलेट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। वो सारी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए
अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया। तो ये भी बहुत जरूरी है। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क फॉर इन। एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 4 मार्क आपको दिए जाएंगे। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्किंग ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर। ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, सॉरी माफ कीजिए 4 क्वेश्चन गलत किया, तो उसमें से एक आपका जो सही क्वेश्चन है, वो सही आंसर है, वो गलत हो जाएगा। तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। तीसरा पॉइंट, द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% ऑफ UREWS। मतलब एलिजिबल कब माने जाओगे आप, जैसे MPSB ग्रुप में है 50% मार्क चाहिए रहते हैं और ST/SC के लिए 40% मार्क चाहिए रहते हैं। तो सेम इसमें क्वालिफाइंग मार्क जो UR और EWS के लिए हैं वो 40% है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे तो 35% OBC के लिए मार्क हैं। ये आप जरूर इसको याद रखें। टाई कैसे हो जाएगा वो सब आप जानते हो, एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सिलेबस। तो सिलेबस पे अपन सीधे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर देखते हैं आप, तो देखिए लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्नीशियंस, लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट। मतलब 19 नंबर का जो कॉलम है उसमें आपकी सारी पोस्टें पूछा क्या जाना है, जनरल मैथ इंग्लिश, मतलब जो जनरल सब्जेक्ट है 25 नंबर का, और रिलेटेड और हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड आपका 75। जस्ट व्यापम की तरह से ही पूछा जाना है। बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी, ये मैंने आपको बताया है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, है ना। ये आपको बहुत आवश्यक है जानना कि आपका जो इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है ये आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए आप सीधे चलते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हमारी कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट से पहले ये जान लेना जरूरी है कि स्किल टेस्ट भी होगा क्या। तो हाँ, किसी किसी जगह स्किल टेस्ट फॉलो होगा जो इंस्टीट्यूट्स ने रिक्वायरमेंट रखी है। ए कैंडिडेट में भी एलिजिबल फॉर द वन और मोर देन वन ऑफ ऑल पोस्ट। मतलब एक से अधिक पोस्ट पे अगर वो एलिजिबल हो गया तो ग्रुप सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एंड रगजर 3 फॉर पोस्ट। फॉर एलिजिबिलिटी मीन्स ओवर ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द पर एप्लीकेटेड रूल फॉर पोस्टिंग ग्रुप वेयर स्किल टेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द रिक्वायरमेंट विल बी कंप्लीटेड इन द 2 स्टेज। तो स्किल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और साथ ही साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक था। अगला जो सेक्शन है 10, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट और एलोकेशन ऑफ सीट्स। ये जरूरी है आपको पढ़ना। मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन CBT। सीधी सीधी बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितने आपने नंबर ऑब्टेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाइड माने जाएंगे एज पर द क्वालिफाइडिंग एरिया। इन केस एन CBT एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड in multiple shift the respected normalization procedure at AIIMS publish wide notice। ये दिया गया है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा जस्ट MPSB ग्रुप 5 की तरह। इन केस स्किल टेस्ट द एप्लीकेबल ऑन एनी ऑफ द पोस्ट इन अ ग्रुप इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं और सेम जैसा MPSB ग्रुप 5 की तरफ से होता है वैसा ही होना है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो एग्जाम में आप अपीयर होगे वो आप प्रोविजनली एलिजिबल रहोगे, लेकिन जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो सारी चीज़ें आपको चाहिए जो MPSB ग्रुप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगता है। मतलब उस समय आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस समय आपकी एज लिमिट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो होना ही होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, आगे है आपका, ये मैंने पहले ही बताया था, लैब अटेंडेंट। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, आप आराम से पढ़ लीजिए। कहाँ कहाँ पोस्ट हैं, क्या क्या एज लिमिट है, पे लेवल कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में है, ये मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको। तो नंबर 1 कॉलम जो है हमारा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, ये एम्स बिलासपुर में है। एज लिमिट 18 से 27 है, पे लेवल 5 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। मतलब DMLT चाहिए फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी अटैच विद द हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स से। या फिर आपके पास BSc MLT हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और कितने बेड पे,
100 बेड पे कम से कम चाहिए और DMLT क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, किसमें? जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में। तो जितने भी जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं यही योग्यता चाहिए। मैं आपको 1 बाय 1 बस बता देता हूँ। जैसे ये आपका एम्स न्यू दिल्ली में है, वही सेम रहेगा आपका। एज भी 18 से 27 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने पहले कॉलम की पढ़ी है, जितना भी जूनियर मेडिकल लैब है वो उसी में ही रहेगा। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ये भी 18 से 27 है, इसमें भी वही योग्यता है जो मैंने आपको बताई है। फिर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपका ESIC में है और ये आंध्र प्रदेश के लिए है ना। इसमें बस 18 से 25 साल मांगी गई है। इसकी योग्यता मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 12th क्लास पास विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी मतलब DMLT चाहिए। गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या अगर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी है तो वो भी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC असम में है, इसमें भी DMLT BMLT चाहिए और जो वेतन है वो 19,200 से 92,300 है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 5 मैट्रिक्स है, 18 से 25 साल। नेक्स्ट जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी ESIC में है, इसमें भी 18 से 25 साल है, डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी ESIC चंडीगढ़ में है, 18 से 25 साल एज चाहिए, वेतन वही है, योग्यता भी वही है जो मैंने आपको रीड करके बताई है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ESIC छत्तीसगढ़ में है, इसमें भी 18 से 25 साल है, योग्यता वही है जो मैंने आपको बताई है, वेतन भी वही है। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ESIC दिल्ली, इसमें 18 से 25 साल है और वेतन भी वही है, लेवल 5 है, जो योग्यता मैंने आपको बताई है पहले कॉलम में। 10वां कॉलम है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC गुजरात। ESIC की बहुत अच्छी नौकरियां होती हैं, इसमें भी वेतन वही है 29,200 से 92,300, 18 से 25 साल है, योग्यता भी आपकी सेम रहने वाली है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESI कर्नाटका, ये भी वही है, वेतनमान भी वही है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC केरला, इसमें भी सेम हूबहू वही चीज़ है। मेडिकल जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC मध्य प्रदेश, उसमें भी वही है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, वही है सब कुछ, 18 से 25 साल वाले बच्चे भर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC महाराष्ट्र में भी वही है। ऑलमोस्ट सारे स्टेट में ये पूछा गया है। उड़ीसा में भी वही रहने वाला है, 15 नंबर का कॉलम, 16 नंबर का कॉलम जो है। पंजाब में भी वही सारी योग्यता है जो आपको पूछी गई है। राजस्थान में भी वही सारी चीज़ें योग्यता हैं क्योंकि ESIC का है। तमिलनाडु में भी हैं, तो बम्पर भर्तियां हैं। तेलंगाना में भी है, तेलंगाना के बाद आपका उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, आपका वेस्ट बंगाल में भी है। अब लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो लैब अटेंडेंट एम्स भोपाल में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एम्स बिलासपुर में है, एम्स पटना में है, 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन DMLT है, अगर 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो तो बहुत बड़ी। तो ये चलो मैं आपको बता देता हूँ, एम्स भोपाल में 18 से 27 लैब अटेंडेंट के लिए है और हर एक लैब अटेंडेंट के लिए यही योग्यता रहेगी। DMLT मांगा है और 2 ईयर का आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो किसी भी लेबोरेटरी में काम करने का तो वो है। चलिए, अब लैब अटेंडेंट एम्स पटना में, भोपाल में, देवघर में, सारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे मैट्रिक्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हैं। जो कुछ अलग है तो मैं आपको उसमें डिस्कस करके बता देता हूँ। लैब टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं। ये एम्स भोपाल में है, इसमें 21 से 30 साल की एज लिमिट है। कितनी है? 21 से 30 ईयर की है। एसेंशियल क्या है? 10+2 साइंस, डिप्लोमा, DMLT और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मांगा गया है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो इसमें फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आगे मैं विवरण इसका दे देता हूँ। फिर लैब टेक्नीशियन एम्स मंगलागिरी जो मैंने अभी बताया, एम्स नागपुर, एम्स रायपुर। लैब अटेंडेंट ग्रेड पहले ही 18 से 27 डिस्कस कर चुके हैं। बठिंडा में है, इम्फाल में है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ये 30 ईयर है और अगर कोई रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर इन द केस ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द एम्स, अगर किसी एम्स में वो काम कर रहा है तो उसको 40 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी है। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। बैचलर डिग्री मतलब BMLT चाहिए, इसमें 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेड के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको अपन मेंशन कर देते हैं। 100 बेड का तो एक्सपीरियंस चाहिए और BMLT चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चूंकि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है।
चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स रायबरेली में। इसमें भी 40 साल तक की योग्यता है, मेंशन कर देते हैं 40 साल तक। बीएससी एमएलटी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस। कितने साल का दोस्तों? 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए। उसका ग्रेड पे भी पे लेवल 7 है, मतलब वो 4600 ग्रेड पे बनेगा। फिर आगे बात करते हैं नागपुर में क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट है, 25 से 35 साल है। इसमें डीएमएलटी बीएमएलटी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डीएमएलटी है तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपको 8 साल का चाहिए, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर डीएमएलटी है तो 8 साल का, और अगर बीएमएलटी है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट एम्स गुवाहाटी है 25 से 35, एम्स पटना है 25 से 35। और टेक्निकल ऑफिसर, ये महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। टेक्निकल ऑफिसर ये हैं पटना में, पटना एम्स में। इसमें क्या मांगा गया है? एक तो एज 40 साल है, आप सबको पता है। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको कंसर्न फील्ड में। अगर बीएमएलटी किए हैं तो 10 साल, और अगर डी किए हैं तो 14 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, जो अभी टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट कहलाती है, जिसमें 90,000 सैलरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स बीबी नगर में 25 से 35। फिर टेक्नीशियन लेबोरेटरी मैक्सिमम 30 ईयर टेक्नीशियन। फिर टेक्नीशियन राजकोट, रायबरेली, ये सारी जगह आपके। एम्स भटिंडा में है 25 से 35। टेक्नीशियन लेबोरेटरी 25 से 35, 25 से 35 मंगलागिरी में, भटिंडा में। तो ये सारी पोस्टें थी। अब मैं बता देता हूँ कहाँ कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे कितने पद हैं अंत में। तो आप देखेंगे कि एम्स न्यू दिल्ली में जो है टोटल नंबर ऑफ 33 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 5 है और एसटी की 3 है। तो आप ये भी अपना एक बना लें कि आपको कैसे कैसे कहाँ फॉर्म पहले प्रेफरेंस देनी है। एम्स बिलासपुर की बात करेंगे अगर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ 26 पोस्ट है। 11, 3, 7, 3, 2 ये रीड कर सकते हो आप। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अगर हम न्यू दिल्ली की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 70 हैं, बम्पर पोस्ट हैं आपको। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कहाँ पे, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हॉस्पिटल्स में है, तो नंबर ऑफ पोस्ट 80 हैं टोटल। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करेंगे ईएसआईसी आंध्र प्रदेश में तो 5 हैं, आसाम में 2, ये सारे ईएसआईसी है। मैं केवल स्टेट का नाम बता देता हूँ। बिहार में 29 हैं, चंडीगढ़ में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 20 हैं, एशेक न्यू दिल्ली में 29 हैं। चलिए मैं बता देता हूँ 29 हैं। और आपका गुजरात में 9 हैं, कर्नाटका में 13 हैं, केरला में 1 पोस्ट है। तो आप ऐसे रीड करते जाएं। मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ पोस्ट जो है 7 हैं, ये 17 है आपका महाराष्ट्र में, 6 आपके उड़ीसा में हैं। आगे देखते हैं हम, पंजाब में जो है नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 8 हैं, राजस्थान में 49 है। तो बम्पर वैकेंसी हैं। अब बात कर लेते हैं अपन तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 22 है, 16 है आपके तेलंगाना में, 12 है आपके उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड की अगर बात करें हम तो उत्तराखंड में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, वेस्ट बंगाल में 9 है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं एम्स की कितनी है लैब अटेंडेंट की। तो बिलासपुर में 3 पोस्ट हैं टोटल, पटना में 5 पोस्ट हैं, भोपाल में 16 पोस्ट हैं लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की। इसके अलावा देवघर एम्स में 1 है, जोधपुर 6 है, नागपुर 2 है, रायबरेली 2 है, गुवाहाटी 2 है, एम्स भोपाल 1 है, मंगलागिरी 1 है। ये लैब टेक्नीशियंस की बात कर रहा हूँ। नागपुर में 1 है, रायपुर में 1 है, रायपुर में 3 है, 31 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट 31 है एम्स में, एम्स रायपुर में। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन भटिंडा में जो है 3 पोस्ट हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 9 पोस्ट हैं इम्फाल में। एम्स भटिंडा में वापस से लेबोरेटरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 14 पोस्ट हैं। टेक्निकल ऑफिसर की एम्स पटना की, इसका स्पेशली मेंशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 ही हैं, 1 अनरिजर्व्ड की है और SC ST और OBC की 4 पोस्ट हैं। फिर अपन डिस्कस करेंगे सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी रायबरेली में 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट नागपुर में 1 पोस्ट है, लैब टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट 6 पोस्ट हैं, ये पटना में है। गुवाहाटी में आपकी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 3 हैं। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे एम्स बीबी नगर में 1 पोस्ट है, एम्स बिलासपुर में 10 पोस्ट हैं टेक्नीशियंस की, टेक्नीशियंस लेबोरेटरी की 4 पोस्ट हैं, नागपुर में, राजकोट में 1 पोस्ट है, रायबरेली में 9 पोस्ट है, भटिंडा में 7 पोस्ट हैं, जम्मू में 1 पोस्ट है और मंगलागिरी में 16 पोस्ट है, एम्स मंगलागिरी में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप काउंट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
आगे अंत में मैं आपको बता देता हूँ जो एनरेक्जर दिया है वो आपको भर के भेजना है।